नमस्कार दोस्तों। टेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में आज हमारा 5वां दिन है। आज भी हम ओशियानोग्राफी के ही टॉपिक्स को लेंगे, ताकि आज हमारा ओशियानोग्राफी कंप्लीट हो जाए। तो आज के जो हमारे टॉपिक है वो है थर्मो हैलाइन सर्कुलेशन। तो ये बहुत न्यूज पे रहता है। आपने सुना होगा डीप ओशन करंट के बारे में, अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC के बारे में। तो वो सब ही थर्मो हैलाइन सर्कुलेशन का ही पार्ट है। तो दूसरा नाम कह दें कि एक तरह से थर्मो अलाइन सर्कुलेशन। एक जनरल नाम है, वो अटलांटिक ओशन में होता है, इसलिए उसको अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन कह देते हैं। तो ये बहुत न्यूज में रहता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण का जो सर्कुलेशन है वो स्लो होता जा रहा है, इसलिए ये हमेशा ही न्यूज में रहता है। और इसी से जुड़ा हुआ है डीप वाटर करंट। सरफेस करंट हमने लास्ट क्लास में देखा था, यहाँ हमें देखना होगा डीप वाटर करंट्स। और साथ ही साथ हमने देखना होगा कि वाटर मासेस क्या होते हैं। तो वाटर मास और डीप ओशन करंट और थर्मो हैलाइन सर्कुलेशन ये हमारा पहला टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक में कई सारे टॉपिक। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थर्मो हैलाइन सर्कुलेशन है क्या, ये क्यों थर्मो हैलाइन सर्कुलेशन कहते हैं, ये किस तरह से संचालित होता है, ग्लोबल वार्मिंग का इस पर क्या इम्पैक्ट है, इसका खुद का क्या महत्वपूर्ण है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हमें यहाँ पर देखना होगा। थर्मो हैलाइन सर्कुलेशन कि वेदर को ये कैसे इम्पैक्ट करता है, बायोडायवर्सिटी को ये कैसे इम्पैक्ट करता है, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे प्रभावित कर रहा है, ये सब यहाँ देखना होगा। और फिर देखना है कि ग्लोबल वार्मिंग इसको कैसे इम्पैक्ट कर रही है। और इसी का एक पार्ट है डीप वाटर। और ये जो जल द्रव है, जल राशियां भी जिन्हें कह देते हैं, वाटर करंट और जल राशियां दो में से कैसे अलग, ये भी आपको देखना होगा। जैसे हम वाटर करंट की बात करें तो ये सागरीय जल का क्षैतिज प्रभाव है। सागरों में जो जल है वो क्षैतिज दिशा में, एक निश्चित दिशा में जब प्रवाहित होता है तो उसे करंट कहते हैं। और ये जो जल राशियां हैं ये वायु राशियों के समान है। ये जल का एक विस्तृत क्षेत्र होता है जहां पर तापमान, लवणता जैसी जो विशेषताएं होती हैं वो लगभग समान होती हैं, होमोजीनियस होती है वाटर बॉडी। तो अगर आप जाओगे ठंडे क्षेत्रों में, पोलर रीजन के पास, सब पोलर रीजन में, वहां पर बहुत बड़े क्षेत्र में जो सागरीय भाग है कि तापमान, लवणता की जो परिस्थितियां हैं वो लगभग समान होती हैं, कह देते हैं वाटर मास। इसको और वाटर करंट में अंतर देखना है, इसके प्रभावों में क्या अंतर आता है, वो सब हमें देख। तो ये पहला टॉपिक है। तो देखो टाइड है, ज्वार भाटा है क्या, ये उत्पन्न क्यों होता है और इसके प्रभाव क्या है। तो ज्वार भाटा से रिलेटेड कुछ थ्योरीज भी हैं, तो वो थ्योरी देखनी होगी आपको। और फिर देखना होगा कि इसका प्रभाव क्या, इम्पैक्ट क्या है, तो वो भी आपको पढ़ना है इसके अंदर। ये थोड़ा टेक्निकल होता है, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ध्यान से पढ़ना है आपको टाइड का। और प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन आता है कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने का क्या कारण है। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, अर्थ का रोटेशन, ये सब उसने पूछे थे ऑप्शन में, उनमें से आपको कुछ सेलेक्ट करने थे, यहाँ से आपको तैयार करना है। इसके बाद देखो ओशन रिसोर्सेस, महासागरीय संसाधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। अब ब्लू इकोनॉमी के बारे में आप जब बात करते हो तो ये ओशन रिसोर्सेज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसको इस तरह से भी जोड़ा जा सकता है कि वर्तमान में जो रिसोर्स क्राइसिस है उसको ओशन रिसोर्सेज या ओशन कैसे कुछ हद तक कम कर सकते हैं। संसाधन संकट है, उसको महासागर कैसे दूर कर सकते हैं या कैसे उसमें कुछ हद तक हमें रिलीफ दे सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन सकता है महासागरीय संसाधन। तो इकोनॉमी में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। के बाद देखो कोरल रीफ के बारे में बात करें, प्रवाल भित्तियां, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रवाल भित्तियां है क्या, इसका क्या रोल है। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का इन पर क्या इम्पैक्ट है। आप कोरल ब्लीचिंग की बात सुनते होंगे बार बार, ग्रेट बैरियर रीफ की न्यूज में रहता ही रहता है। कोरल ट्रायंगल के बारे में आपने सुना, वो सब इससे जुड़ा हुआ है। और यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन लिया भी है कि इन पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट। देखो ज्योग्राफी में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो प्रीलिम्स में अलग है या मेंस में अलग है। ये टॉपिक आप मेन मुख्य रूप से पढ़ोगे वो सब पीटी में भी आएंगे, मेंस में भी। कुछ हैं एक्सक्लूसिव जो प्रीलिम्स के लिए हैं, जैसे मैपिंग वगैरह का सेक्शन। अदरवाइज सभी टॉपिक आपको दोनों के लिए तैयार करने के बाद देखो अब इनका सबका आपको क्या करना है। आप इसका सबको पढ़ेंगे अच्छे से, इसके आप शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। और उसके बाद जो हमारा डेली होता है क्वेश्चन वाला सेक्शन, देखो ये 2 क्वेश्चन अभी तक इस सेक्शन से आए हैं।
देखो लिखा है कि प्रवाल जीवन प्रणाली पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का आकलन करें। असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द कोरल लाइफ पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो पहले तो आपको बताना होना चाहिए कि कोरल जीवन प्रणाली है क्या, कोरल लाइफ सिस्टम है क्या, पूरा का पूरा ये आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद आप आओगे कि ग्लोबल वार्मिंग का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़। देखो ये इन्वायरमेंट से और ओशेनोग्राफी दोनों से जुड़ा हुआ टॉपिक। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओशन का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, कोरल के लिए परिस्थितियां रहेंगी क्योंकि वो तापमान की एक निश्चित रेंज में रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो नदियों में स्वच्छ जल की आपूर्ति बढ़ेगी, ओशन में स्वच्छ जल की आपूर्ति बढ़ेगी। इसकी वजह से सैलिनिटी कम हो जाएगी, सैलिनिटी कम होने से पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ आप बताओगे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ता है जिससे माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, डिजीज बढ़ने की संभावना रहती है, तभी इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। आप ये भी बताओगे कि टेम्परेचर बढ़ने से, ग्लोबल वार्मिंग होने से ग्लेशियर जब मेल्ट होंगे से सी लेवल राइज होगा, सी लेवल राइज होगा तो इनकी डेप्थ ज्यादा हो जाएगी, इन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। नदियों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बस स्नो मेल्टिंग होगी, ग्लेशियर मेल्टिंग होगी, पानी बढ़ेगा, इरोजन ज्यादा होगा, इरोजन ज्यादा होने से सेडिमेंट्स बढ़ेंगे, उसके पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरह से आप बहुत सारे चीजें बता सकते हो जो जुड़ी होंगी। ओशन एसिडिफिकेशन से ये हो सकता है, कोई ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओशन का एसिडिफिकेशन बढ़ता है जो इनके लिए विपरीत परिस्थितियां। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ रहे हैं, साइक्लोन की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है जिसकी वजह से भी क्या होगा, का विनाश होगा। और फिर लास्ट में कुछ संरक्षण के उपाय बता सकते हैं और फिर इस लिखना हो। इस तरह से इस क्वेश्चन को डील करो। सबसे पहले आप कोरल के बारे में बताओगे, कोरल है क्या, एक सहजीवी संबंध पाया जाता है। फिर बताओगे कि किस क्षेत्र में ये मिलती हैं, ये इंट्रो में आ जाएगा। 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। और फिर ब्रीफ में चाहो तो छोटा सा तो इसकी दशाएं बता सकते हो, इसके लिए कंडीशन चार्ट बना के कि ये इसकी कंडीशंस हैं, और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव दिखा देना, ये वाला इसमें हो। इसके बाद देखो महासागरीय धाराएं और जल द्रव्यमान समुद्र एवं तटीय पर्यावरण पर किस प्रकार भिन्न प्रभाव डालते हैं, उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। अब ये कहाँ मिलने वाला है, ये आपको न्यूज़पेपर से या कुछ अच्छी बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इस अंतर को समझ पाओगे। तो देखो यहाँ पर फिर देखो, हाउ डू ओशन करंट्स एंड वाटर मासेस और इन दियर इम्पैक्ट ऑन मैरीन लाइफ एंड कोस्टल एनवायरनमेंट, गिव सुटेबल एग्जांपल। देखो मरीन लाइफ पर लिखना है और कोस्टल एनवायरनमेंट पे, दोनों का अलग अलग प्रभाव लिखना है। सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है। अगर मैं बात करूं तो वाटर मास और महासागरीय धाराओं में अंतर क्या है, ये आपको सबसे पहले आना चाहिए। और फिर इनका अलग अलग समुद्री जीवन पर और तटीय पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर सरफेस करंट से ले सकते हो, और जहां पर देखो और डीप ओशन करंट से, इसको आप क्या किससे जोड़ोगे, थर्मो एलाइन सर्कुलेशन से जोड़ सकते हो वाटर मासेस को। तो जो आप डीप ओशन करंट या थर्मो एलाइन सर्कुलेशन पढ़ोगे आप उसको इससे जोड़ोगे। और यहाँ पर आप मुख्य रूप से सरफेस करंट पे फोकस कर लेना। तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा, वरना एक साथ भी लिखा जा सकता है, लेकिन अलग अलग लिख दोगे तो बढ़िया रहेगा। तो इन दोनों का आपको पढ़ना है कि धाराएं क्या होती हैं और वाटर मासेस क्या होती हैं। और फिर ध्यान रखना इसका किस पर डाला, उसने साफ साफ क्लियर क्लियर पूछा है। देखो मरीन लाइफ पर और कोस्टल इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं है कि जो आए सब लिख देना है। लेकिन जब आप टॉपिक तैयार करोगे तब इसके सारे के सारे प्रभावों को लिखना है कि इसके इसकी क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव है, महासागरीय धाराओं का जलवायु पर या मौसम पर क्या प्रभाव है, का बायोडायवर्सिटी पर क्या प्रभाव है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर क्या प्रभाव है। तो आपको उसके सभी डायमेंशंस को नोट्स बनाते वक्त तैयार करना है। लेकिन जब यहाँ लिखोगे तो उनमें से जो यहाँ पूछा है वो लिखना। तो ये आपको टॉपिक तैयार करना है। अभी तक इसमें से ये 2 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन देखो यहाँ से क्वेश्चन और भी आ सकता है टाइड से, जैसे मैंने बताया था कि टाइड्स क्या है और उनका क्या इम्पैक्ट है। महासागरीय संसाधनों पे क्वेश्चन आ सकता है, सीधे सीधा महासागरीय संसाधनों के बारे में पूछ सकता है, या मैंने जैसे आपको बताया था कि रिसोर्स क्राइसिस को कैसे दूर कर सकते हैं, या ब्लू इकोनॉमी पे आ सकता है। इसके अलावा देखो ये अभी तक आया नहीं है, थर्मो एलाइन सर्कुलेशन, इस पर पूछ सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन स्लो हो रहा है तो उसके क्या इंपैक्ट होंगे, क्या आप इससे क्या समझते हैं और इसके प्रभावों को समझाइए।
यहाँ से ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो आ ही गया है, वाटर करंट और वाटर मासेस में क्या अंतर है, उसका मरीन लाइफ और कोस्टल एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव है। देखो इस तरह से, देखो PYQ को जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको इन टॉपिक्स ही समझ में नहीं आएगी कि ये कैसे पढ़ना है। PYQ की है आपके सिलेबस की, सिलेबस को कैसे पढ़ना है वो PYQ बताएगा। और इससे रिलेटेड जो भी हमारा मैटर है, जो भी PDF है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। इससे रिलेटेड जितना भी ये जो क्वेश्चन है और ये जो आपका आज का टॉपिक है, ये सब आपको रिवोल्यूशन IAS के चैनल पे मिलेगा। और मंडे से ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की और साइंस टेक की क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो उनकी जो PDF है वो भी इसी चैनल पर आपको मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो हमारे यहाँ चल रहा है, हम लगभग 500 प्लस क्वेश्चन यहाँ क्लास में करवाए जाते हैं, आपको क्लास में लिखना होता है, इसका मॉडल आंसर देंगे हम, डिस्कशन होगा, और ये कम से कम 5 महीने में लगभग आपको 500 से 600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी क्लास में। 5 आंसर राइटिंग होती है यहाँ पर, और किसी को ज्वाइन करना हो तो वो भी कर सकते, हर मुखर्जी नगर सेंटर ऑफलाइन सेंटर। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल संडे है, कल आप लोग इसका रिवीजन करेंगे, कल संडे का डे ऑफ रहेगा, और आपको इसमें जितना भी आपने पीछे पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है, अगर कोई टॉपिक रह गया तो उसको फिर से तैयार कर लें। मिलते हैं मंडे में।